एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। जैसे कि वीडियो के टाइटल को एंड थंबनेल को देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम 30 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर करने वाले हैं फ्रॉम द चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 11 हिस्ट्री बुक चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। अगर आपने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है देन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और एल्स यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन टू वॉच माय वीडियो। और अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर वाली वीडियो को भी देखना है देन उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन को भी क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट प्लीज वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच इज What are the material to know the European history from the 14th century? यानी कि 14th सेंचुरी के बाद से यूरोप के हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास क्या क्या मटेरियल है, हमारे पास क्या क्या सोर्सेस है। द ऑप्शन इज फर्स्ट इज डॉक्यूमेंट, सेकंड इज पेंटिंग, थर्ड इज स्कल्पचर एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। डॉक्यूमेंट्स, पेंटिंग एंड स्कल्पचर ये हमारे मेन सोर्सेस है टू नो अबाउट द यूरोपियन हिस्ट्री फ्रॉम द 14th सेंचुरी। So now let's move to our next question, which is question number 2. What is the term used by the historians to describe the cultural changes in Europe from the 14th to the end of the 17th century? यानी कि 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी के बीच में यूरोप में जो भी कल्चरल चेंजेस हुए थे उस चेंजेस को डिस्क्राइब करने के लिए हिस्टोरियंस कौन से टर्म को यूज करते हैं। द ऑप्शंस आर फर्स्ट ऑप्शन इज सिविलाइजेशन, सेकेंड इज ह्यूमनिज्म, थर्ड इज रेनेसेंस एंड फोर्थ इज ह्यूमैनिटास। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, रेनेसांस। रेनेसांस बेसिकली एक टर्म है जो कि हिस्टोरियंस यूज करते हैं यूरोप के कल्चरल चेंजेस को डिस्क्राइब करने के लिए। Now let's move to our next question, which is question number 3. What is the name of a Swiss scholar of the University of Basel in Switzerland? University of Basel में जो कि स्विट्जरलैंड में है, उस यूनिवर्सिटी के एक जो स्विस स्कॉलर थे उनका क्या नाम था। Let's check the option. First is Leopold von Ranke, second is Jacob Burckhardt, third is Donatello and fourth is Michelangelo. The right answer of this question is option number B, Jacob Burckhardt. Next question is question number 4. Name the teacher of Jacob Burckhardt who was German historian. Jacob Burckhardt के टीचर का क्या नाम था जो कि एक जर्मन हिस्टोरियन थे। पहला ऑप्शन है लियोपोल्ड वॉन रैंके, सेकंड इज माइकलएंजेलो, थर्ड इज पेट्रेक एंड फोर्थ इज नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लियोपोल्ड वॉन रैंके। Next question is question number 5. Name the book written by Jacob Burckhardt in 1860. Jacob Burckhardt ने कौन से बुक को लिखा था 1860 में। Let's check out the option. First is The Civilization of the Renaissance in Italy. Second is The Civilization of the Renaissance in Europe. Third is The Civilization of the Renaissance in Switzerland. And the fourth option is none of the above. इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसांस इन इटाली, जो कि 1860 में लिखा गया था। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के भी आ सकता है कि जैकब ने जो बुक लिखा था द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसांस इन इटाली, इस बुक को उन्होंने कब लिखा था, तब आपको आंसर लर्न करना है कि 1860 में लिखा था। जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन बोल रही हूँ तो प्लीज आंसर के साथ साथ आप थोड़े क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े टिल्ट करके आ सकता है। Now let's move to our next question, which is question number 6. Name the two cities of Italy that were republic. इटली के दो सिटीज का नाम बताना है जो कि रिपब्लिक सिटी थे। पहला ऑप्शन है वेनिस एंड जेनुआ, सेकंड ऑप्शन इज फ्लोरेंस एंड बोलोग्ना, थर्ड ऑप्शन इज पैडुआ एंड रोम एंड द फोर्थ ऑप्शन इज फ्लोरेंस एंड वेनिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरेंस एंड वेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. Name the two cities of Italy that were different from other parts of Europe. दो सिटी का नाम बताना है इटाली का जो कि दूसरे यूरोप के जो दूसरे पार्ट्स थे उनसे बहुत ज़्यादा अलग थे। Let's check out the option. First is Venice and Genoa, second is Florence and Bologna, third option is Padua and Rome and the fourth option is Florence and Venice. इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, which is Venice and Genoa. Next question is question number 8.
The earliest universities in the European continent was set up in the country of, यानी कि यूरोप जो ये कॉन्टिनेंट है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जो सबसे अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज थे, जो सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज थे, वो कौन से कंट्री में स्टेबलाइज किया गया था, सेट किया गया था? सो द ऑप्शन आर फर्स्ट इज फ्रांस, सेकंड इज जर्मनी, थर्ड इज इटली एंड फोर्थ इज इंग्लैंड. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. Name the two universities in Europe that had become centers of legal studies from the 11th century. यानी कि यूरोप के दो यूनिवर्सिटीज का नाम बताइए जो कि 11th सेंचुरी के बाद से सेंटर बन गए थे लीगल स्टडीज का. So the options are first is University of Padua and Oxford, second is University of Oxford and Cambridge, third is University of Bologna and Cambridge and the fourth option is University of Padua and Bologna. So इसका right answer हो जाएगा option number D, University of Padua and Bologna. Next question is question number 10. The author of the book The Prince is. द प्रिंस जो बुक है उस बुक के ऑथर का क्या नाम है? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज लोरेंजो वल्ला, सेकंड ऑप्शन इज गुटेनबर्ग, थर्ड ऑप्शन इज मैकियावेली एंड द फोर्थ ऑप्शन इज अल्बर्टी. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज मैकियावेली. So with this question number 10 is also completed. Now let's move to our next question, which is question number 11. The opening of trade between Europe and China started in the, यानी कि यूरोप और चाइना के बीच में जो ट्रेड था वो कब ओपन होता है, कौन से ईयर में ओपन होता है? सो द ऑप्शन आर 9th century फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज 10th century, थर्ड ऑप्शन इज 11th century एंड फोर्थ ऑप्शन इज 12th century. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12th century. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. For whom antiquity was a distinctive civilization which could be best understood through the actual words of the ancient Greeks and Romans. यानी कि किनके अकॉर्डिंग एंटिक्विटी यानी कि प्राचीन काल एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव सिविलाइजेशन है, एक बहुत ही विशेष सिविलाइजेशन है. एंड इसको समझने के लिए हमें जो एंशियंट ग्रीक्स एंड रोमन्स के राइटिंग्स है, जो उनके एक्चुअल वर्ड्स है, उसको पहले समझना होगा. सो किस व्यक्ति ने ये सब कहा था? So let's check out the option. First option is Francesco Petrarch, second option is Michelangelo, third option is Donatello and fourth option is none of this. So the right option for this question is option number A, Francesco Petrarch. Now let's move to our next question, which is question number 13. Ptolemy's Almagest was work on dash written in Greek before 140 century. यानी कि टॉलमी ने अपना एक बुक लिखा था जिसको टॉलमीज अल्मागेस्ट कहा जाता है. सो ये जो बुक था ये किसके ऊपर लिखा गया था, इसमें किस जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर वर्क किया गया था, जो कि ग्रीक में लिखा गया था बिफोर 140 century. So let's check out the option. First is mathematics, second is astronomy, third option is philosophy and fourth option is sociology. So इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोनॉमी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. By the early 15th century, which term was used for master who taught grammar, poetry, rhetoric, history and moral philosophy? यानी कि अर्ली 15th century के बाद से कौन से टर्म को यूज किया जाता है उन मास्टर्स के लिए जो कि यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में ग्रामर, पोट्री, रेटोरिक, हिस्ट्री एंड मॉरल फिलोसफी को पढ़ाते थे? सो द ऑप्शन आर फर्स्ट इज literate, second is humanist, third option is author and fourth option is writer. So इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमनिस्ट. ह्यूमनिस्ट बेसिकली वो टर्म है जो कि उन मास्टर्स के लिए यूज किए जाते हैं जो कि ह्यूमनिस्ट सब्जेक्ट्स को पढ़ाते थे. नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 15. नेम द लैटिन वर्ड फ्रॉम व्हिच ह्यूमैनिटीज वॉज ड्राइव्ड. यानी कि ये जो ह्यूमैनिटीज वर्ड है ये बेसिकली एक लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है. सो उस लैटिन वर्ड का क्या नाम है? नेम द लैटिन वर्ड फ्रॉम विच ह्यूमैनिटीज वॉज ड्राइव्ड. यानी कि ये जो टर्म है ह्यूमैनिटीज ये बेसिकली एक लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लैटिन वर्ड? सो द ऑप्शन आर फर्स्ट इज ह्यूमैनिज्म, सेकंड ऑप्शन इज ह्यूमैनिटास, थर्ड ऑप्शन इज ह्यूमैनिटीज एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमैनिटास. सो बेसिकली ह्यूमैनिटास ही वो लैटिन वर्ड है जिसके थ्रू ह्यूमैनिटीज टर्म को ड्राइव्ड किया गया है.
Next question is question number 16. Which person gave the greatest contribution to the popularity of Florence? यानी कि फ्लोरेंस जो कि एक इटालियन सिटी है, सो फ्लोरेंस के पॉपुलैरिटी में यानी कि फ्लोरेंस जो है वो किस लिए फेमस है, फ्लोरेंस के फेमस होने के पीछे किन दो पर्सन का ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था, ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन था? सो द ऑप्शन आर, फर्स्ट इज डेंटे एलिग्री, सेकेंड इज गियोटो, थर्ड ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि डेंटे एलिग्री जो कि बेसिकली एक रिलीजियस थीम्स के ऊपर लिखा करते थे एंड गियोटो जो कि एक पेंटर थे। सो इन दोनों की वजह से ही फ्लोरेंस इतना ज़्यादा पॉपुलर था, इन दोनों की वजह से ही फ्लोरेंस इतना ज़्यादा फेमस था। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। Now let's move to our next question, which is question number 17. Which term is used to describe the person with many interest and skill? यानी कि किस टर्म को यूज किया जाता है उन पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए जिनके बहुत सारे फील्ड में इंटरेस्ट होते हैं, अलग अलग काम को करने के स्किल होते हैं, हुनर होते हैं। सो द ऑप्शन इज, ऑप्शन नंबर ए इज ह्यूमनिस्ट, ऑप्शन नंबर बी इज रेनेसांस मैन, ऑप्शन नंबर सी इज रेनेसांस पर्सन एंड ऑप्शन नंबर डी इज रेनेसांस इंडिविजुअल। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज रेनेसांस मैन। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 18. Which word is used by the humanist for the period from the 15th century? यानी कि ह्यूमनिस्ट किस वर्ड को, किस टर्म को यूज करते हैं 15th सेंचुरी के बाद के टाइम पीरियड को डिस्क्राइब करने के लिए? सो द ऑप्शन आर, फर्स्ट इज मिडिल एज, सेकंड इज डार्क एज, थर्ड ऑप्शन इज मॉडर्न एज एंड फोर्थ ऑप्शन इज लेट मिडिल एज। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉडर्न एज। बेसिकली 15th सेंचुरी के बाद के टाइम पीरियड को मॉडर्न एज कहा जाता है। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 19. What is the name of the two Muslim writers who were regarded as men of wisdom in the Italian world? यानी कि दो मुस्लिम राइटर्स का नाम बताइए जिनको मैन ऑफ विजडम के रूप में रिगार्ड किया जाता है पूरे इटालियन वर्ल्ड में। सो लेट्स चेक आउट द ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज इब्न रुशद and Ibn Sina. Option number B is Ibn Sina and Al-Razi. Option number C is Al-Razi and Ibn Rusad. And option number D is none of this. So इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्न सीना एंड अल राजी। सो बेसिकली इन दो मुस्लिम राइटर्स को मैन ऑफ विजडम के रूप में रिगार्ड किया जाता है इन द इटालियन वर्ल्ड। सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 20. इब्न रुशद वॉज एन अरब फिलोसोफर ऑफ डैश, यानी कि इब्न रुशद जो है वो एक अरब फिलोसोफर रहते हैं, बट वो कौन से कंट्री के अरब फिलोसोफर थे? So let's check the option. First option is France, second option is Germany, third option is Britain and fourth option is Spain. So इसका right answer हो जाएगा option number D, which is Spain. Now next question is, Petrarch was given the title of poet laureate in Rome in. So Petrarch जिनका फुल नाम था फ्रांसेस्को पैट्रैक, जिनके बारे में हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया। सो बेसिकली उनको रोम में एक टाइटल दिया गया था पोएट लैरियट का। सो वो टाइटल उनको कब दिया गया, कौन से ईयर में दिया गया? सो फर्स्ट ऑप्शन इज 1341, सेकंड ऑप्शन इज 1342, थर्ड ऑप्शन इज 1343 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 1344। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज 1341। सो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि क्वेश्चन थोड़ा टिल्ट करके थोड़ा घुमा फिरा के आ सकता है। सो जैसे कि अगर आप इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के बोलेंगे देन क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि पैट्रैक को 1341 में कौन सा टाइटल दिया गया था, देन उस टाइम पे आपका आंसर होना चाहिए पोएट लैरियट का। या फिर इस क्वेश्चन को आप थोड़ा और भी घुमा सकते हैं कि 1341 में किस व्यक्ति को पोएट लैरियट का टाइटल दिया गया था रोम में, देन उस टाइम पे आपका आंसर होना चाहिए फ्रांसेस्को पैट्रैक। सो क्वेश्चन को थोड़ा टिल्ट कर दिया जा सकता है। सो आप सिर्फ ऑप्शन को मत लर्न कर लीजिएगा, राइट ऑप्शन को मत लर्न कर लीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन के कुछ पॉइंट्स, कुछ जो टर्म है वो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं देन प्लीज उसको भी लर्न कर लीजिएगा। सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 22. नेम द प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पैडुआ Who was the first to dissect a human body? यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ पैडुआ में, जो कि वन ऑफ द अर्लीस्ट यूनिवर्सिटी है यूरोप का, सो यूनिवर्सिटी ऑफ पैडुआ में जो एक प्रोफेसर थे मेडिसिन के, जिन्होंने फर्स्ट टाइम एक ह्यूमन बॉडी को डिसेक्ट किया था, यानी कि एक ह्यूमन बॉडी का चीर फाड़ किया था, उसको कट किया था। सो उस प्रोफेसर का क्या नाम था? सो लेट्स चेक आउट द ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज फ्रांसेस्को पैट्रैक, second option is Michelangelo, third option is Donatello and fourth option is
इज एंड्रियस वेसेलियस? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज एंड्रियस वेसेलियस. नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 23. माइकलएंजेलो बुनरेट वॉज फेमस फॉर, यानी कि माइकलएंजेलो बुनरेट किस लिए फेमस थे, किन काम के लिए वो इतने ज्यादा पॉपुलर थे? सो लेट्स चेक आउट द ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन इज पेंटेड द सीलिंग इन द सिस्टीन चैपल. सेकंड ऑप्शन इज मेड द स्कल्पचर कॉल्ड द पिएटा. Third option is designed the dome of St. Peter's Church, and fourth option is all of this. So इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस. माइकलएंजेलो बुनरेट मेनली अपने इन 3 वर्क्स के लिए जाने जाते हैं. सो सबसे पहले तो उन्होंने सिस्टीन चैपल के सीलिंग को पेंट किया था, एंड सेकंड जो एक बहुत ही फेमस स्कल्पचर है जिसको द पिएटा कहा जाता है, जिसमें बेसिकली मैरी के स्कल्पचर को बनाया गया है एंड जिन्होंने जसेस को होल्ड करके रखा है. सो उस स्कल्पचर को द पिएटा कहा जाता है, एंड वो बेसिकली माइकलएंजेलो बुनरेट के द्वारा ही बनाया गया है. सो अगर क्वेश्चन आए कि द पिएटा जो कि एक बहुत ही फेमस स्कल्पचर है, उस स्कल्पचर को किसने बनाया है, देन आपका आंसर होगा माइकलएंजेलो बुनरेट. एंड थर्ड उनका जो फेमस वर्क था, उन्होंने सेंट पीटर्स चर्च के डोम को भी डिजाइन किया था. सो ये उनके 3 फेमस वर्क थे जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस थे. सो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस. Now let's move to our next question, which is question number 24. Who designed the spectacular Duomo of Florence? So किसने, जो एक बहुत ही शानदार फ्लोरेंस में जो एक डुओमा है उसको किसने डिजाइन किया था? So the first option is Giotto, second option is Leonardo da Vinci, third option is Martin Luther, and fourth option is Filippo Brunelleschi. So इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, which is Filippo Brunelleschi. Now let's move to our next question, which is question number 25. The painting Mona Lisa and the Last Supper was painted by. So जो 2 फेमस पेंटिंग है, मोनालिसा एंड द लास्ट सुपर, इन दोनों फेमस पेंटिंग को किस फेमस पेंटर ने पेंट किया था? So let's check the option. First option is Giotto, second option is Leonardo da Vinci, third option is Martin Luther, and fourth option is Filippo Brunelleschi. So इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, which is Leonardo da Vinci. Next question is question number 26. The first printing press was invented by whom and when? यानी कि पहला प्रिंटिंग प्रेस किस व्यक्ति ने इन्वेंट किया था एंड कब इन्वेंट किया था? सो ये तो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है. सो आई होप कि इसका आंसर आप लोगों को पता होगा. सो फर्स्ट ऑप्शन इज मार्टिन लूथर इन 1500. Second option is Johannes Gutenberg in 1455. Third option is Cassandra in 1445, and fourth option is none of the above. So इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Johannes Gutenberg in 1455. Next question is question number 27. Name a woman scholar who was known for her proficiency in Greek and Latin and was invited to give an oration at the University of Padua. So एक woman scholar का नाम बताना है जो कि बेसिकली अपने ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज के नॉलेज के लिए जाने जाती थी, एंड उनको बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ पैडुआ में, जो कि एक बहुत ही फेमस एंड सबसे अर्लीस्ट यूनिवर्सिटी है पूरे यूरोप का, उस यूनिवर्सिटी में उनको भाषण देने के लिए भी इनवाइट किया गया था. सो उस फेमस वुमन स्कॉलर का क्या नाम था? सो पहला ऑप्शन है कैसेंड्रा फैडले, सेकंड ऑप्शन इज इजाबेला द ईस्ट, थर्ड ऑप्शन इज फ्रांसिस्को बारबेरो, एंड फोर्थ ऑप्शन इज लोरेंजो वल्ला. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज कैसेंड्रा फैडले. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28. नेम अनदर रिमार्केबल वुमन who ruled the court of Mantua, a small state, while her husband was absent. So एक दूसरे रिमार्केबल वुमन का नाम बताना है जिन्होंने एक जो स्मॉल स्टेट है, मांटुआ का जो एक स्मॉल स्टेट है, मांटुआ के कोर्ट को उन्होंने रूल किया था जब उनके हस्बैंड एब्सेंट थे. So let's check the option. First option is Cassandra Fadley, second option is Isabella the East, थर्ड ऑप्शन इज फ्रांसिस्को बारबेरो, एंड फोर्थ ऑप्शन इज लोरेंजो वल्ला. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज इजाबेला द ईस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29. The families that gave more importance to women during the 15th century were those of, यानी कि 15th century के दौरान
वो कौन सी फैमिलीज थी, किन परिवारों में ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, ज्यादा महत्व दिया जाता था वुमेन को। सो फर्स्ट ऑप्शन इज एरिस्टोक्रेट, सेकंड ऑप्शन इज आर्टिस्ट, थर्ड ऑप्शन इज मर्चेंट्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्कॉलर। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज मर्चेंट्स। सो बेसिकली हमें मर्चेंट फैमिलीज में देखने को मिला कि वुमेन का जो रोल था वो थोड़ा डिफरेंट था। मर्चेंट्स फैमिलीज में उनको एक हायर पब्लिक रोल परफॉर्म करना होता था एंड उनका जो इंपॉर्टेंस था वो भी थोड़ा ज्यादा था। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Now let's move to our next question, which is question number 30. In Arabic, the person who was known as अफलातून was, यानी कि अरेबिक में किन पर्सन को अफलातून कहा जाता है। सो लेट्स चेक द ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज प्लेटो, सेकंड इज एरिस्टोटल, थर्ड ऑप्शन इज डेंटे एंड फोर्थ ऑप्शन इज सीजर। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज प्लेटो। बट अगर क्वेश्चन आए कि अरेबिक में किन पर्सन को एरिस्टो कहा जाता था, देन उसका राइट आंसर हो जाएगा एरिस्टोटल। So with this question number 30 is also finished. Now let's move to our next question, which is question number 31. प्रोटेस्टेंट, यहाँ पे रिफॉर्मर नहीं बल्कि रिफॉर्मेशन होगा। सो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन वाज, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या था। सो फर्स्ट ऑप्शन इज अ डॉक्यूमेंट अपोजिंग चर्च प्रैक्टिसेस, यानी कि ये एक डॉक्यूमेंट था जो कि चर्च के प्रैक्टिसेस को अपोज करता था। सेकेंड इज अ मूवमेंट अगेंस्ट कैथोलिक चर्च बाय मार्टिन लूथर अ मॉन्क। सो ये एक मूवमेंट था कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में जो कि मार्टिन लूथर स्टार्ट करते हैं, जो कि बेसिकली एक मॉन्क थे। थर्ड ऑप्शन इज अ म्यूटिनी, ये एक म्यूटिनी था। एंड फोर्थ ऑप्शन इज पीजेंट्स मूवमेंट अपोजिंग ओवर टैक्सेशन, यानी कि ये एक पीजेंट मूवमेंट था जो कि ओवर टैक्सेशन के विरुद्ध में था, उसके अपोज में था। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज अ मूवमेंट अगेंस्ट कैथोलिक चर्च बाय मार्टिन लूथर अ मॉन्क। सो बेसिकली प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन एक मूवमेंट है कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट जो किया गया था मार्टिन लूथर के द्वारा, जो कि बेसिकली एक मॉन्क होते हैं। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 31 इज आल्सो कंप्लीटेड। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 32. Name the manuscript written by Copernicus which remained unpublished till his death. सो कॉपरनिकस ने अपना एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखा था। सो उस मैन्युस्क्रिप्ट का क्या नाम था जो कि बेसिकली अनपब्लिश्ड रहता है, यानी कि उसको पब्लिश नहीं किया जाता है टिल हिज डेथ, उनके डेथ तक। सो लेट्स चेक द ऑप्शन। फर्स्ट इज cosmographical mystery, second option is the motion, third option is the revolutionary buzz and fourth option is none of the above. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज द रेवोल्यूशनरी बस। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 32 इज आल्सो कंप्लीटेड। नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 33. Who written the cosmographical mystery? Cosmographical mystery किसने लिखा था? So first is Copernicus, second option is Johannes Kepler, third option is Galileo Galilei and fourth option is Isaac Newton. So इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी which is Johannes Kepler. So with this we have completed all question from this chapter which were very important. So अगर आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए then please like my video, share my video with all your friends and don't forget to comment me down कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड आपका नेक्स्ट कौन से चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन का वीडियो चाहिए। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड विद दिस वीडियो के एंड करते हैं। See you all soon in my next video. Till then, bye bye and stay tuned with my channel and thanks for watching my video.